हेलो एवरीवन। अपने इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो विज्ञान से संबंधित है, विषय विज्ञान है, के बारे में बताएंगे। जो जो भी मुख्य फैक्ट हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी के, पूरा वीडियो इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के विज्ञान की मैं एनसीईआरटी की बुक आपको सॉल्व कराऊंगा। जो भी उसमें से फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में उससे पूछे जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो जितना फैक्ट रहेगा एनसीईआरटी बुक से संबंधित उसको आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम देंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहले देखते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी में भोजन के घटक में इसमें एक चीज़ और बता दें कि अलग अलग नहीं रहेगा कि रसायन विज्ञान अलग और आपका भौतिक विज्ञान अलग और जीव विज्ञान अलग, सभी एक में मिक्स रहेंगे। क्योंकि जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की एनसीईआरटी है उसमें कहीं से अलग डिवाइड नहीं किया गया है। अगर आप इसको कर लेते हैं, पूरे वीडियो को कवर कर लेते हैं जितना मैं बताऊंगा, तो आपका कहीं से भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये भोजन के मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तो कैसे करते हैं? तो खाद्य पदार्थ या जो कच्ची सामग्री होती है उसको उसमें तनु आयोडीन का विलयन मिला देने पर या यदि नीला और काला मंड की उपस्थिति होती है तो उससे हमें अगर हो जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें इस सामग्री में कार्बोहाइड्रेट है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा गया। तो जो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं अगर उन्हें आप खाएंगे तो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों मुख्य वजह हैं, आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप जैसे खाएंगे तो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो वसा में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में पाई जाती है? आपके वसा में पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन परीक्षण। जो प्रोटीन परीक्षण हम करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं? जो खाद्य पदार्थ रहेगा उसमें जल, कापर सल्फेट, कास्टिक सोडा का मिलाएंगे। यदि विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो क्या हो जाएगा? उससे पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है। शरीर वर्धक भोजन है, शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो यह जो प्रोटीन होता है ये शरीर वर्धक भोजन होता है और इसको शरीर में वृद्धि करने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। तो जो लोग अगर बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, जिम करते हैं, तो उन लोगों को आप देखेंगे कि वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से मसल्स बनती हैं, नए मसल्स बनती हैं, टिश्यू बनते हैं। तो प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। उसके अलावा पोषकों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। किसकी? आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों में रुक्षांश होते हैं जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। तो आहारी रेशों में रुक्षांश पाए जाते हैं। रुक्षांश के स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि। यदि हमें रुक्षांश ना मिले तो हमारे शरीर के जो है पोषक तत्व चाहे जितने हम खा लें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पाचन का कार्य नहीं हो। जो अपच वाले भोजन रहेंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, पेट सही से साफ नहीं होता है। तो वही रुक्षांश क्या कार्य करते हैं? रुक्षांश आपके बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो अपचा भोजन होता है, जो पचता नहीं है भोजन, रुक्षांश उसको क्या करते हैं? उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगर हम संतुलित भोजन की बात करें तो क्या होता है? पोषक तत्व जो मैंने ऊपर बता दिया कौन कौन से पोषक तत्व हैं, रुक्षांश प्लस जल, ये संतुलित भोजन के आपके दैनिक भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। संतुलित भोजन यही होता है। अगर कोई चीज़ हम पकाते हैं, कोई फल पकाएं या कुछ भी पकाएं, तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। मतलब पकाने पर विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। लंबे समय से यदि पोषकों का शरीर में अभाव रहता है तो उसके कारण कई अभावजन्य रोग हो जाते हैं, जिसे अभी हम आगे चल के देखेंगे। विटामिन शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिन शरीर से रोगों की रक्षा करता है।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, शकरकंदी जो होती है वहाँ से प्राप्त होता है, गेहूं से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, चावल से भी, बाजरा से भी, मक्का से, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू आदि, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो जो लोग कहते हैं कि गेहूं की रोटी खाने से कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं पाया जाता, तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं भी, रोटी भी खाने से फैट बढ़ता है। ऐसा नहीं कि रोटी आप खा रहे हैं, केवल रोटी खा रहे हैं तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जिन लोगों के बढ़ता है उनका बढ़ेगा, जिन लोगों के बढ़ता ही नहीं उनका क्या बढ़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहे कुछ भी खा लें उनका वैसे कि वैसे रहेंगे, दुबले हैं तो दुबले ही रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि खाते जाएं तो उनका चाहे जितना डाइट कर लें वो पतले नहीं होने वाले हैं। अब देख लेते हैं वसा के कौन से स्रोत हैं। तो मूंगफली, बादाम, तिल, जिसमें आप देखेंगे कि तेल पाया जाता है। तेल, अगर उनसे तेल प्राप्ति होती है तो उनमें वसा पाया जाता है। तो मूंगफली, बादाम, तिल, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली, इनसे क्या होता है, इनमें वसा होती है, वसा पाई जाती है। इनको खाने से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है, आम में, पपीता में, गाजर, दूध, मछली, तेल, इसमें पाया जाता है। विटामिन बी गेहूं, चावल, यकृत में पाया जाता है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, अमरूद, मिर्च तथा खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, खट्टे फल अधिकतर जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडा, मछली, यकृत में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं विटामिन एवं खनिज लवणों के कारण होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी रतौंधी का रोग हो जाता है। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो उससे हमें क्या हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी, उससे हमारी दृष्टि जो है कमज़ोर हो जाएगी, रात के समय हमको कम दिखाई पड़ेगा या बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को रतौंधी कहा जाता है। विटामिन बी या विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग से क्या हो जाता है, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों में आपके खून आने लगता है, घाव जो होता है, घाव को भरने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो घाव के भरने में समय ज़्यादा लगता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग क्या होता है कि आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, जिससे मुड़ जाती हैं और मुड़कर टूटने का भी डर रहता है और आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर आप फिगर कहीं पे देख पाए तो रिकेटस रोग जिसके हुए रहता है तो उसकी हड्डियाँ बहुत मुलायम रहती हैं, काफ़ी दुबला पतला ढांचा जैसे आदमी दिखता है। अब हम देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होती है, अस्थियां और दंत क्षय होता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी अस्थियां क्या होंगी, आपकी अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी और अस्थियां धीरे धीरे क्या होंगी, घिसने लगेंगी तथा दंत क्षय होता है, दांत गिरने लगते हैं। यही सेम कारण इसमें है। ठीक, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा या गाइटर रोग होता है। चाहे आप घेंघा आए चाहे गाइटर आए तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इससे क्या होता है, इससे गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है आयोडीन की कमी से। लौह की कमी से क्या होता है, अरक्तता, मतलब कि रक्त की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो विटामिन या खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग थे, तो इसको आप याद रखिएगा, इससे ज़रूर प्रश्न आएगा। अब देख लेते हैं तंतु से वस्त्र तक। ये आपका विषय है, एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 की। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं इसको तो आप कोई बुक पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही मिलेगा, क्योंकि पूरा तो स्टोरी रहेगी, जो फैक्ट रहेगा फैक्ट आपको दे ही रहे हैं। उसके बाद तंतु, तंतु से क्या बनता है, तंतु से तागा, तंतु से आपका तागा बनेगा, तागा से आपका वस्त्र का निर्माण होता है। कपास बालों से, कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कपास बाल होते हैं उनसे कपास को हस्त चयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। तो कंकतन एक प्रक्रिया है, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं,
कपास ओटना कहते हैं। कपास के बीजों को जो है कंकतन द्वारा पृथक किया जाएगा और इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। जो रेशों से तागा बनाया जाता है उसको कताई कहते हैं, जिसे हस्त तकुआ या तकलीक से के माध्यम से किया जाता है। खादी ग्रामोद्योग के आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वस्त्रों की बुनाई करघों में की जाती है। वस्त्रों की बुनाई किस में की जाती है? करघों में की जाती है। फ्लैक्स एक पादप जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो फ्लैक्स एक पादप है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। अब आगे है कपास गोलक को ओटने से। कपास गोलक जो होता है उसको ओटने से रेशा प्राप्त होता है। अगर गोलक को ओटा जाएगा, कपास गोलक जो होगा उसको ओटा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? रेशा प्राप्त होगा। और रेशे की कताई से हमें क्या प्राप्त होगा? तागा प्राप्त होगा। तागे की बुनाई या बंधाई से हमें क्या प्राप्त होगा? वस्त्र प्राप्त होता है। तो एक क्रम होता है इनका, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, क्रम से हमें बताइए। तो कपास गोलक के उड़ने से रेशा प्राप्त होगा, रेशे से हमें कताई से तागा प्राप्त होगा तथा तागे की बुनाई या बंधाई से हमें वस्त्र प्राप्त होता है। उसके बाद है वस्तुओं के समूह बनाना। कुछ गैसें जो होती हैं जल में विलेय होती हैं, लेकिन कुछ जो गैसें होती हैं वो जल में बिल्कुल नहीं विलेय होती है। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में जल में विलेय होती है। कैसे विलेय होती है, कैसे पता करें? जैसे आप देखेंगे जो जलीय डीओ डाइल्यूटेड ऑक्सीजन जो होती है, जल में ऑक्सीजन घुलित मात्रा में रहती है, तो जो जलीय जीव रहते हैं जो पानी में पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन उसी में से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन घुली रहती है जल में। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख सकते हैं पर अस्पष्ट नहीं। तो आप एक कांच का शीशा आता है जो अधिकतर सरकारी भवनों में लगा रहता है, तो आप क्या करेंगे? होकर वस्तुओं को, उसके पार वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन अस्पष्ट नहीं दिखाएगी, धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पाराभासी कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो हमें इस पार से उस पार दिखाई दे लेकिन स्पष्ट नहीं होती हैं उन्हें हम पाराभासी कहते हैं। ओसाना या निष्पावन एक ही चीज़ है। ओसाना जैसे किसी चीज़ को ओसाया जाता है और निष्पावन मतलब किसी खरपतवार को ओसाने के माध्यम से अलग करना। मिश्रण को जल में मिलाने पर भारी अवयव जो है नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो मिश्रण अगर कोई पानी में अब भारी अवयव मिलाएंगे तो चीनी जैसे मिलाए तो चीनी क्या होगी? सीधा नीचे बैठ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें मिलाएंगे तो मिलती चली जाती है, बैठ जाती है। उससे अवसादन तथा उसको निकालने को निस्तारण कहते हैं। जैसे चाय पत्ती छानना को निस्यंदन कहा जाता है। तो चाय पत्ती क्या होती है? चाय पत्ती आप उसमें डालेंगे, धीरे धीरे उसमें के जो रहता है वो मिल जाता है। चाय पत्ती फिर बाद में छान ली जाती है, उस छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को अधिक गर्म करके उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो जैसे एक आप किसी, जैसे पानी है, पानी में आप चीनी घोल रहे हैं तो चीनी तब तक घुलाएगी जब तक वो संतृप्त विलयन न बन जाए। जब वह संतृप्त विलयन बन जाएगा तो उसके बाद अगर चीनी आप उसमें डालते हैं तो चीनी उसमें घुलेगी? कभी नहीं घुलेगी, वैसे चीनी पड़ी रहेगी। लेकिन यदि आप गर्म करते हैं, उसी पानी को गर्म करते हैं और उसमें चीनी मिलाते जाते हैं तो धीरे धीरे चीनी की मात्रा आप देखेंगे चाहे जितना मिलाते चले जाइए मिलती चली जाएगी, लेकिन एक समय आएगा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी तापमान पर एक संतृप्त विलयन जब बन जाएगा तो उसमें बाद उसमें पदार्थ नहीं घुलता है। तो यही होता है। तो गर्म जब आप करेंगे किसी पदार्थ को तो उसमें घोला जा सकता है, पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि ये दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं। अब पौधे के देख लेते हैं। पौधे के 3 संवर्ग में बांटा जा सकता है। पौधों को 3 संवर्ग में बांटा जा सकता है। एक होते हैं साकीय पौधे, जैसे एग्जाम्पल में टमाटर। अगर झाड़ी की बात करें तो झाड़ी में नींबू आपका है। वृक्ष में बात करें तो आम होते हैं। तो इस तरह से आप खोज सकते हैं कि साकीय पौधे कौन से हैं, झाड़ी वाले कौन से हैं और वृक्ष वाले कौन से हैं। अब आगे देखते हैं कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। बिसर्पी लता आप देखेंगे वो खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन पर फैलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोधा हम कहते हैं। जैसे जल अगर देखें तो जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जो जल होता है वो जड़ में आएगा, जड़ से ऊपर की ओर चढ़ता है, तनों में जाता है, पत्तियों में जाता है,
तो उससे क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बिना जल के माध्यम से भोजन कहाँ बना पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो जल ऊपर चढ़ता है तो संवहन उसको कहते हैं, उस क्रिया को संवहन कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो संवहनीय धाराएं होती हैं, विषुवत रेखाएं पे चलती हैं, वो सीधा ऊपर की ओर उठती हैं, सीधा ऊपर की ओर जाएंगी, वो क्षैतिज नहीं चलती, ऊपर की ओर जाती हैं। तो इसीलिए जल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, तो इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। घासों में जो होता है, घासों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास का मतलब उसमें कोई इस तरह की नहीं रहती हैं, सीधा एक विन्यास होता है। ऐसे आप देखेंगे इसे सीधा रहता है, तो उसमें समांतर सिरा विन्यास घासों में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि घासों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, पुष्प के अंदर स्थित भाग को क्या कहते हैं। पुष्प जो होता है उसके अंदर जो भाग होता है उसको स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अंडाशय स्त्री केसर के सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। जो अंडाशय होता है वो आपका नीचे वाला, जब देखेंगे कोई फूल तोड़ के, तो जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो फूला हुआ रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, फूला हुआ भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे आप देखेंगे बीजांड टाइप में होते हैं, जब उसको आप खोल के पूरा देखेंगे। पुष्प के भाग, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग है या नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। तो पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, बाह्यदल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। ये पुष्प के आपके भाग होते हैं। जंतुओं के चलने का तरीका, जंतु कैसे कैसे चलते हैं, मनुष्य भी उसमें आते हैं, जंतु में मनुष्य भी आ सकते हैं, सभी आते हैं। जो जंतु में चलना भी होता है, टहलना भी होता है, दौड़ना भी होता है, उड़ना भी होता है, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, तो इस तरह के होते हैं जंतुओं के चलने की होती है। पूछा जाता है कि ये जंतु या ये जो कीट होता है किस प्रकार से चलता है, तो ये पता होना चाहिए। जांघ तथा पैर के मध्य कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। जो जांघ होता है, जांघ तथा पैर के मध्य एक कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है, जो वृत्ताकार घुमाने में सहायता करती है। तो जांघ तथा पैर के मध्य कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन होती है। जो गर्दन और सिर को जोड़ती है वो धुराग्र संधि उसे कहते हैं, जो बेलन के रूप में होती है। हिंज संधि, हिंज संधि कोहनी में पाई जाती है। जो आपकी हाथ की कोहनी होती है, केवल आगे पीछे आप कर सकते हैं, तो हिंज संधि हाथ की कोहनी में पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है। जो धुराग्र संधि होती है गर्दन में पाई जाती है, तथा जो कंदुक खल्लिका संधि होती है जांघ तथा पैर के मध्य पाई जाती है। आगे है, कलाई में अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें हम कार कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। पसली विशेष रूप से मुड़ी होती है, इसे शंक्वारूपी बक्से पसली पिंजर कहते हैं। पसली जो होती है वो विशेष रूप से मुड़ी होती है, इसे शंक्वारूपी जो बक्से की तरह होती है पसली पिंजर कहते हैं। मेरुदंड में 33 काशेरुका का बना होता है। जो मेरुदंड हमारा रीढ़ की हड्डी पीछे होती है वो 33 काशेरुका का बना होता है। कंकाल के अतिरिक्त अंग जो कठोर नहीं होते, जो कंकाल हैं, जो हड्डियाँ आपकी हैं वो तो कठोर होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो कठोर नहीं होती हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। अस्थि को गति देने के लिए, हड्डी को गति देने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यदि हड्डी को तभी गति मिलेगी जब दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करेंगी, तभी उनको गति प्राप्त होती है। केचुआ जो है मिट्टी खाता है, आपको पता ही होगा मिट्टी खाएगा, और जो उसका अपचा भाग होगा, पचेगा नहीं, उसको बाहर वो निकालता रहता है, अनपचे हुए भाग को बाहर निकालता रहता है, वही उर्वरक मिट्टी के रूप में भी कार्य करता है। पक्षियों के अस्थि में, जो पक्षियों की अस्थि होती है, हड्डी होती है, उनमें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ के कारण क्या होता है कि उनकी अस्थि तो मजबूत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हल्की होती है, हल्की होने के कारण ही वो आसमान में उड़ सकते हैं। मछली की आकृति कैसे होती है, धारा रेखी होती है। कैसी होती है, धारा रेखी होती है, जिससे वो आसानी से पानी में तैर सकती हैं। मछली में गिल या क्लोम पाए जाते हैं। मछली में जो है गिल या क्लोम पाए जाते हैं, जो जिसकी सहायता से वो सांस लेती हैं, मतलब पानी में ही रह के सांस ले सकती हैं। लेकिन कुछ मछलियां हैं जो पानी में रह के सांस नहीं ले पाती हैं, उनको क्या होता है, पानी के ऊपर आना पड़ता है। चाहे आपकी वो व्हेल मछली हो, चाहे आपकी
डॉल्फिन हो, तो आप देखेंगे तो ज़्यादा देर वो पानी में नहीं डूबी रह पाएंगी। कुछ ना कुछ देर पे डॉल्फिन अगर आप देखें हो गंगा जी के पास गए हों तो डॉल्फिन क्या होता है, डॉल्फिन हमेशा ऊपर आती रहती है, 1-2 मिनट पे ऊपर आएगी और फिर नीचे जाती है, तो सांस लेने के लिए ही आती है। आगे है, पौधे एवं जंतु को जिस परिवेश में रहने योग्य बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। कोई व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसे अनुकूलन कहा जाता है, मतलब उस परिवेश में रहने के अनुकूल है। अगर दूसरे परिवेश में जाएगा तो जल्दी नहीं ढल पाता, लेकिन फिर समय के साथ साथ वो ढल जाता है। जो नहीं ढल पाता उसका विनाश हो जाता है। स्थान परिवर्तन के अनुसार ढलना ही, अनुसार जो स्थान होता है, जिस स्थान पे आप जाएं उसी के अनुसार ढलना ही क्या कहलाता है, पर्यानुकूलन कहलाता है। क्या, पर्यानुकूलन कहलाता है। नाक फनी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो तने के माध्यम से होती है। नाक फनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने के माध्यम से होती है, क्योंकि तना ही जो होता है वो कांटेदार मांसल रूप में होता है, उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आगे, स्क्विड और ऑक्टोपस के शरीर धारा रेखीय नहीं होती। जो स्क्विड एक प्रकार का जीव है और ऑक्टोपस के शरीर में धारा रेखीय नहीं होते हैं। उनमें सांस लेने के लिए गिल या क्लोम पाए जाते हैं, जैसे मछली में पाए जाते हैं। तो वो तलहटी में रहते हैं, मतलब ज़मीन के निचले वाले हिस्से, पानी के निचले वाले हिस्से में रहते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनका शरीर धारा रेखीय बन जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब वो तैरते हैं या चलने के वक्त उनका शरीर धारा रेखीय अपना बना लेते हैं, तो कौन सा जीव है? तो ऑक्टोपस और स्क्विड जो भी रहे। डॉल्फिन तथा व्हेल में गिल नहीं होते हैं, उनके सिर में नासाद्वार होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल में गिल नहीं होते, नासाद्वार होते हैं, जो सांस लेने के लिए जल से ऊपर आते हैं। अब आगे है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। आलू में कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन का मतलब जो आलू को काट के पुनः उगाया जा सके उसे कायिक प्रजनन द्वारा कहते हैं। तो प्रजनन की विधियां भी आपको बताएंगे, लेकिन वो 7-8 की जिसमें बुक में होगा उसमें आपको बताएंगे कि कायिक प्रजनन होता क्या है, प्रजनन के कितने प्रकार हैं, तो सब बताएंगे। तो कायिक प्रजनन मतलब जैसे आप देखे होंगे जो कई पेड़ होते हैं, जैसे फूल के गुड़हल हो गए, अन्य कोई हो गए, तो उनके तने को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। काट के अगर हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और पानी अगर उचित मात्रा में पाता रहता है तो क्या हो जाता है, वो पुनः एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो वही होता है कायिक प्रजनन। आलू में कायिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की जो प्रणाली विकसित की, मानक प्रणाली मीटरी पद्धति को शुरू किया था 1790 में। आजकल मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति को अपनाया गया। किसे? एसआई पद्धति को अपनाया गया है। आवर्ती गति क्या होती है? उसी पथ पर बार बार गति करना। तो जैसे आपका पेंडुलम होता है तो उसी पथ पर बार बार ऐसे गति करता है, तो उसे आवर्ती गति कहा जाता है। दर्पण में अपना चेहरा हम परावर्तन के कारण देख पाते हैं। तो जो हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं परावर्तन के कारण ही देखते हैं। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, टेढ़े मेढ़े नहीं गमन करता है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इससे सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इसको ध्यान दें या ना दें। यूनान में मैग्नस नामक गडरिया ने चुंबक की खोज की थी। जो मैग्नस नाम का एक गडरिया था उसने चुंबक की खोज की थी, उसी के नाम पर मैग्नेटाइट लोहा रखा गया था। तो उसके जो होता था तो उसमें उसका जब गुम हो जाता था तो उसी के सहायता से लोहा रहता था, तो उसी सहायता से अपने ढूंढता रहता था, तो उसमें वो गुण पाया गया, तो वहाँ पर उसने देखा, तो इसी के कारण उसी के नाम से माना जाता है कि उसी ने क्या खोज की, चुंबक की खोज की थी। ठीक है। कुछ पदार्थ के विगलित और खाद में परावर्तित होने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहते हैं। तो विगलित मतलब सड़ गल जाना, उसी में परिवर्तित हो जाना एक रूप से दूसरे रूप में, तो उस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। नीला डिब्बा जो होता है आप लोग देखे होंगे अधिकतर, वो प्लास्टिक और कांच का होता है। हरा डिब्बे में कूड़ा और पादप से संबंधित होते हैं, जो आपके कंपोस्टिंग के काम, खाद बनाने के काम आता है। लाल केचुआ जो होता है उस कंपोस्टिंग के जो खाद बनती है उसके काम में आता है। तो लाल केचुआ गिजड़ के माध्यम से, जो उनके अंदर दांत टाइप में कहा जाए तो गिजड़ होते हैं, गिजड़ के माध्यम से वो भोजन अपना पीसते हैं, तो वही बाहर निकलते हैं, कंपोस्ट खाद बनती है। तो गिजड़ के माध्यम से अपना भोजन पीसते हैं।
और यदि ज़्यादा गर्म और ठंडी जगह पर उन्हें रखा जाएगा तो उसे सह नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। भोजन के रूप में नमक, आचार, तेल, सिरका, मांस व दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होगा कि आप वो केंचुए जो है मर जाएंगे, आप वर्मी कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में इतना ही। क्लास 6 की एनसीईआरटी थी। जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट था, जितना भी फैक्ट थे, मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी जितनी भी बार पढ़ी उसके बाद जो मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। अब 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी बनती है, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट कराने का आपका प्रयास करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।